डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए कंसेप्ट की जिसका नाम है कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटर को पढ़ने से पहले हम कुछ बुनियादी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, और भी दो चार चीजें पहले इसी पर डिस्कस करते हैं कि अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर का मीनिंग क्या है। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास एक कोई कंडक्टर है, ओके, और इस पर प्लस चार्ज स्प्रेड है, प्लस चार्ज इस तरीके से स्प्रेड है, यानी अभी ये कंडक्टिंग है। ओके, कंडक्टिंग में आप जानते हैं उसके सरफेस पर चार्ज स्प्रेड होता है, और यहां पर इसको मैंने एक कनेक्ट किया हुआ है एक स्विच के साथ, अर्थ किया हुआ है। और ये क्या है? स्विच। क्या है बेटा? ये स्विच एस। अगर सपोज मैं इस स्विच को ऑन रखता हूं तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो ऐसा ही रहेगा जैसे अभी मैंने किया है। तो मतलब इस केस में इसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं स्विच को क्या कर देता हूं, स्विच को मैं क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं, यानी कि लाइक आप ऐसे समझ लीजिए इसी कंडक्टर में मैं एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं कि यहाँ पर इसको क्या कर देता हूं, अर्थ कर देता हूं। अगर मैं इसको अर्थ कर देता हूं यानी कि ये, अब मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अगर मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो अब क्या होगा, ये जो सारा चार्ज है वो यहां से अलग हट जाएगा, वो कहां चला जाएगा, अर्थ में। कहां चला जाएगा? अर्थ में। तो वो इस तरीके से आ जाएगा। अब जब वो अर्थ में जाएगा तो इसका मतलब, या फिर हम ये बोल सकते हैं अर्थ की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे थे, कौन? इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से वो सारा चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो गया। तो अब हमें ये पता करना है कि इस केस में क्या होगा। इस केस में पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, जबकि इस केस में पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। तो अगर हम अर्थ कर देंगे तो अर्थ की मीनिंग क्या है, पोटेंशियल जीरो हो गया। तो अगर किसी भी कंडक्टर को आप अर्थ करते हैं तो मीनिंग क्या है, उसका पोटेंशियल जीरो हो गया है। और जबकि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर हमने स्विच को क्लोज नहीं किया है तो इसका पोटेंशियल जीरो नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर हम किसी कंडक्टिंग प्लेट को या कंडक्टिंग बॉडी को हम अर्थ कर देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसके सरफेस पर जो भी चार्ज था वो अर्थ से जाने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। अब इसके लिए हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स डिफाइन करेंगे, या हम ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि अगर अर्थ से कनेक्ट हो गया तो आपको ये भी तो हो सकता है कि अर्थ से जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो इसका मीनिंग ये हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो वहां पे एक वैल्यू आ जाती है जिसको बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं बेटा? करंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थिंग करंट कितनी होती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है, ये कंडक्टिंग है। कैसा बेटा? ये कंडक्टिंग। और यहाँ पे मैंने इसको अर्थिंग से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन अभी स्विच ओपन है। स्विच क्या है? ओपन। स्विच ओपन का मतलब है कि अभी अर्थिंग नहीं किया है। स्विच क्या है बेटा? ओपन है। ओके, समझ आया? और ये कैसा है? अनचार्ज है। कैसा है बेटा? अनचार्ज है। अगर ये अनचार्ज है, सपोज यहां पर एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, क्यों? क्या मान लेते हैं? पॉइंट चार्ज। क्यों? तो अब आप देखिए कि अगर इसके सेंटर से इसके डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ठीक है ना। तो लिखेंगे व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन देन पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ कंडक्टर इज V इक्वल्स टू, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से है तो
तो के क्यू अपॉन एक्स। ध्यान रखना पॉइंट चार्ज की वजह से है, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज नहीं होता तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, अनचार्ज है। ओके, दूसरा केस हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमने इसको अर्थ कर दिया। क्या कर दिया, अर्थ। अर्थ का मतलब स्विच क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो मैं लिख देता हूं व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। स्विच को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का मतलब उसको ऐसे मिला देते हैं। मिला दिया तो अब क्या होगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे कुछ, कहां से, अर्थ से, और वो यहां पर आ जाएंगे। तो हम मान लेते हैं अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो क्यू ही है। कितना बेटा, वो क्यू ही। तो अब आप देखिए पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल क्वांटिटी आपके पास स्केलर। तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो दो चार्ज की वजह से होगा, एक तो किसकी वजह से, इसकी वजह से, और एक किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो हम यहाँ ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अर्थ से कितना चार्ज यहां पर आया है। तो देखिए कैसे, तो लिखेंगे पोटेंशियल एट, यहां मान लेते ओ, एट ओ, ठीक है ना, ऑन कंडक्टर। तो कितना आएगा, एक तो इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा तो वो आएगा V1 इक्वल टू कितना, के क्यू अपॉन एक्स। और एक किसकी वजह से आएगा, एक आएगा V2। V2 किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आएगा के क्यू ई अपॉन में, वो यहाँ पर आके इकट्ठा होगा क्योंकि यहाँ आके इकट्ठा होगा। तो मान लीजिए वो यहाँ आके इकट्ठा होता क्यों, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो के क्यू ई बाई आर हो गया। ठीक है बेटा। अब आप जानते हैं अर्थिंग है क्या, ये अर्थिंग। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर आप किसी भी कंडक्टर को अर्थ कर दोगे तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि अर्थिंग करने के बाद उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो अब लिखेंगे आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, V की वैल्यू कितनी थी, V की वैल्यू 0, और V1 की वैल्यू कितनी थी, V1 की वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स, और प्लस में कितना आ जाएगा, के क्यू ई, और अपॉन में कितना आ जाएगा, आर। ये आपके पास आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा कितना, के से तो के कट जाएगा, तो क्यू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू ई की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्यू आर अपॉन में एक्स, और वो भी किसमें, माइनस में। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा चार्ज। तो ध्यान रखनी है, अगर हम किसी भी कंडक्टर को अर्थ करते हैं तो अर्थिंग के बाद उस पर चार्ज ये आया है, लेकिन यहाँ पे इसलिए ये चार्ज आएगा, एक इसकी वजह से भी पोटेंशियल निकालना और एक इसकी वजह से भी पोटेंशियल निकाला है। तो दोबारा बता देता हूँ, अगर हम किसी को भी अर्थ करते हैं तो अर्थ करने पर उस बॉडी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, लेकिन अर्थ से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पोटेंशियल 2 की वजह से होगा, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो हमें ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि अर्थ से कितना इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर पर आया है, तो वो ये कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है बेटा, एक तो ये हो गया। अब आप कुछ सोचिए, कंटिन्यूसली यहाँ चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो जहां इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ध्यान रखिए जहां चार्ज रेस्ट में रहता है तो वहां पर कोई करंट नहीं आता है। लेकिन अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहे हैं, यानी कि वो अर्थ से कहा है सरफेस पर, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो क्या है, करंट फ्रॉम अर्थिंग। ठीक है ना, करंट फ्रॉम अर्थिंग। तो वो देखिए कैसे करेंगे। तो अगर मैं करंट निकालना चाहूँ अर्थिंग से, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे बिकॉज क्यू ई की वैल्यू कितनी है, क्यू ई की वैल्यू है आपके पास माइनस क्यू अपॉन में एक्स इंटू आर। ओके, अब आप ये मानिए कि जब आपने यहाँ चार्ज रखा था पॉइंट चार्ज, और वो कितने डिस्टेंस पर था, एक्स डिस्टेंस पर। थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज इकट्ठा होता जाएगा तो ये मोर नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये मोर नेगेटिव हो जाएगा तो ये चार्ज इस साइड में मूव करने लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा नेगेटिविटी होने की वजह से ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और कितनी वेलोसिटी देगा, v वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूं क्या, इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं कैसे, डी क्यू अपॉन में डी टी, जो करंट होती है वो होती है आई इक्वल टू डी क्यू ई अपॉन डी टी। तो मैं लिख देता हूं क्या, आई की वैल्यू डी क्यू ई अपॉन में डी टी, क्यू ई की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, डी अपॉन में डी टी
और कितना आ जाएगा माइनस क्यू और आर और एक्स की पावर -1 और एक्स यहाँ लगातार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ आई की वैल्यू कितनी, डी, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो माइनस क्यू आर अपॉन में कितना आ जाएगा, इसके पावर -1 आगे आ जाएगी और 1/x² और dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt क्या होती है, वेलोसिटी। तो यानी कि जो आई की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, क्यू आर और कितना आया अपॉन में x² और इंटू में v। तो ये आपके पास आई करंट फ्रॉम अर्थिंग। तो v क्या है यहाँ पर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सॉरी मोशन ऑफ डिस्चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नहीं सॉरी बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ध्यान रखना जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज चेंज होगा, मतलब डी क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज जैसे जैसे यहाँ आता रहेगा ये उतना ही ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा ये वाला, और ये जितना ज्यादा मोर नेगेटिव होगा ये उतना ही डिस्टेंस आगे की तरफ मूव करता जाएगा, और आगे की तरफ मूव करता जाएगा तो ये वेरिएबल बन जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी। तो आई बराबर क्यू आर अपॉन x² इंटू वी, दैट इज कॉल्ड करंट फ्रॉम अर्थिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। कभी कभी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये बताइए अर्थिंग से करंट की वैल्यू कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हमने आपको अर्थिंग के बारे में बताया, तो यहाँ अर्थिंग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और एक जेईई एडवांस में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो ये है कि चार्जेस on a system of concentric cells, ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ आएगा तो आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन का हमें एप्लीकेशन कैसे करना है। मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरीके से एक सिस्टम है, कंसंट्रिक है सारे। अभी देखिए, अगर आप देखें तो ये मान लीजिए ये ए है, सपोज इस पर चार्ज Q1 है, ये Q2 है, इस पर चार्ज Q2 है, यानी ये B है, और ये C है, इस पर चार्ज कितना बेटा Q3, कितना बेटा Q3। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, कि अगर यहाँ पर एक स्विच ऐसे लगा हुआ है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये किसका साइन है, अर्थिंग का साइन है। किसका साइन है बेटा, ये अर्थिंग का। तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, फाइंड द चार्जेस आफ्टर अर्थिंग ऑन ईच सरफेस। ठीक है, एंड ये भी बोल सकता है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ ए कॉमा बी एंड सी। ये भी वो आपसे डिस्कस कर सकता है। तो देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या बताई थी कि याद रखिएगा कि अगर हम किसी को भी अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। और ये भी हम गिवन होगा क्वेश्चन में, इसकी रेडियस मान लीजिए ए है, इसकी रेडियस सपोज कितनी है बी है, और इसकी रेडियस कितनी है सी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन करते वक्त जो स्टेप मैं यूज करूंगा वही स्टेप आपको यूज करने हैं। आपको ना इधर सोचना है ना उधर सोचना है, बिल्कुल जैसे मैं स्टेप यूज करूंगा उसी तरीके से स्टेप यूज कीजिए। और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए।
अब वो स्टेप पहले क्या है, जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन में ध्यान रखिए बच्चों कि सबसे पहले मैं उसी का पोटेंशियल निकालूंगा जिसको अर्थ करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, इसको अर्थ कर दिया। तो जब अर्थ कर दिया तो Q2 तो अब यहां रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मीनिंग है Q2 को हटा दीजिए। तो मान लीजिए आपने इसको अर्थ कर दिया, अर्थ करने पर मान लीजिए इस पर कितना चार्ज आया, Q डैश। कितना चार्ज आया बेटा, Q डैश। और Q डैश कहां से आया, ये अर्थ से आया है। तो अर्थिंग के बाद इस पर चार्ज Q डैश आ गया, तो ठीक है। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल। ध्यान रखना जो मैंने बोला है, हमेशा किसका पोटेंशियल निकालेंगे, जिसको अर्थ किया गया है। पोटेंशियल ऑफ B, तो वो होगा VB। VB इक्वल, VB किस किस की वजह, B पर पोटेंशियल निकालने, B पर पोटेंशियल निकालने, तो B पर किसकी वजह से निकालेंगे, कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल, स्केलर, तो हर चार्ज की वजह से आएगी। तो ये जो Q1, Q डैश और Q3 है ना, ये ऐसे मान के चलो कि जैसे वो कहां पर फिक्स्ड है, सेंटर पर, क्योंकि सारी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही मिलती है। तो Q1 की वजह से B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा कि Q1 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, B, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, B है, रेडियस इसकी, प्लस अब Q डैश की वजह से होगा, Q डैश की वजह से होगा कि Q डैश अपॉन में कितना बेटा, B, क्योंकि वो खुद के सरफेस की बात कर रहा है। अब आप देखिए C पॉइंट, जो Q3 पॉइंट है वो कहां पर है, वो है आपके पास कितने डिस्टेंस पर है, यहां से यहां तक है C। तो इसका मतलब प्लस के Q3 अपॉन में C, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, आपको किसी भी सरफेस पे पूछे, हमेशा आप ध्यान रखिए इसकी वजह से भी निकालिए, इसकी वजह से भी निकालिए, इसकी वजह से भी निकालिए। तो ये डिस्टेंस कितनी थी, यहां से यहां तक, डिस्टेंस सेंटर से देखते हैं, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, ये है आपके पास कितनी, B। ये Q1 के लिए भी डिस्टेंस कितनी होगी, B, और Q3 के लिए कितनी होगी, C। तो मैंने ये कैलकुलेट कर दिया। अब आपको पता है इसको जीरो करना है। क्यों जीरो करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि B को अर्थ कर दिया। B को अर्थ करने पाया, K जीरो में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा Q अपॉन B और प्लस Q डैश अपॉन में B और प्लस में Q3 अपॉन में C। तो यहाँ पे जो Q3 की वैल्यू आएगी, Q3 की जो वैल्यू आई है वो आई आपके पास कितनी बेटा, हमें तो Q डैश की वैल्यू चाहिए ना। तो Q डैश की जो वैल्यू आएगी, Q डैश अपॉन में B, Q डैश अपॉन में B इक्वल में कितना आएगा, माइनस Q3 अपॉन में C और माइनस Q1 अपॉन में B। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। या इसके ज्यादा क्या लिख सकते हैं, Q डैश कितना आ जाएगा, Q डैश आ जाएगा माइनस Q3 अपॉन में Q3 B बाई C और माइनस Q1। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा Q डैश। Q डैश कहां पर चार्ज आया, वो यहां पर आया है। अब देखिए इस क्वेश्चन का ये पैटर्न मैंने किया, लेकिन आपसे पूछा कहां चार्ज, हर किसी के इनर एंड आउटर सरफेस पर, हर सरफेस पे पूछा है। तो मैं इसको क्या करता हूं, एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल के जरिए, इसमें तो Q1 Q2 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, और उनमें से किसी क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करते हैं, तब शायद आपको चीजें ज्यादा आसान लगेंगी। तो चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन क्या, देखिए, ठीक है बेटा। तो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 4 कंसेंट्रिक सेल्स हैं। 4 बोले तो मतलब 4 कंसेंट्रिक सेल्स है, 1 2 3 और 1 4। आपके पास 4 सेल्स हैं, ठीक है बेटा। ये 4 कंसेंट्रिक सेल हैं आपके पास। ओके, आपसे बोला गया है कि ABCD की जो रेडियस है वो A 2A 3 और 4A है, यानी इसकी रेडियस कितनी है, A, और इसकी रेडियस कितनी है, 2A, इसकी रेडियस कितनी है, 3A, और इसकी रेडियस कितनी है, 4A। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, और उस पर बोला गया है कि आप सेल B और D पर जो चार्ज है, ये वाला पहला वाला A है, दूसरा वाला B है, तीसरा वाला C है, चौथा वाला D है। तो उसने बोला है कि आपके पास B और D पर जो चार्ज है, यानी B पर दे रखा है चार्ज प्लस Q और D पर दे रखा माइनस Q, ठीक है बेटा। उसके बाद उसने बोला है कि सेल C इज नाउ अर्थ। सेल C को क्या कर दिया गया, अर्थ, यानी कि इसको अर्थ कर दिया गया, अर्थ इसको कर दिया गया। अब आपसे पूछा है कि
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। आपसे पूछा है VA माइनस VC क्या होगा। आंसर आपको लिखा हुआ है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आंसर वैसे ये लिखा हुआ है, चलिए बता देते हैं, KQ/6A। तो अब ये देखते हैं कि ये आता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वही मेथड यूज करना जो मैंने आपको बताया था। मेथड क्या यूज करना है, जो मैंने आपको बताया। तो देखिए कैसे बताया हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हुए ध्यान रखना कि सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, मैंने आपको बताया। सबसे पहले उसी का पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए जिस पर अर्थिंग किया है। ठीक है, तो ठीक है करते हैं। हमने ये मान लिया कि जिसको अर्थ किया उस पर चार्ज कितना है, Q डैश। कितना है बेटा, Q डैश। अब आपको पता है A पर तो कोई चार्ज दिया ही नहीं है। जब A पर कोई चार्ज की बात ही नहीं हुई है तो हम A को कंसिडर भी नहीं करेंगे, क्योंकि A पे उन्होंने बोला ही नहीं है चार्ज कितना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिए पोटेंशियल ऑफ C, पोटेंशियल ऑफ C, क्योंकि C को अर्थ किया है तो VC इक्वल किस किस की वजह से, यहां पर तो कोई चार्ज नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। इसकी वजह से तो यहां से डिस्टेंस कितनी है, यहां से ये चार्ज यहां पे कंसंट्रेट मान लीजिए, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपके पास 3 है। तो मैं लिख दूंगा KQ अपॉन में, सॉरी ये वाला डिस्टेंस, हाँ तो KQ अपॉन कितना आ जाएगा, 3 है। ओके, इसी तरीके से अब मैं यहां की बात करता हूं। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी है आपके पास, ये डिस्टेंस भी कितनी, 3 है। तो KQ डैश अपॉन में 3 है, क्योंकि उसी की बात हो रही है। अब ये कितनी दूरी पर है, यहां से इसको यहां कंसंट्रेट मान लीजिए 4 है, तो माइनस K इंटू 4Q अपॉन 4 नहीं सॉरी KQ अपॉन 4 है। समझ आया बेटा, ये माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस था। ध्यान से सुन लीजिए, इस पर कोई चार्ज नहीं था तो इसलिए यहां से कोई कैलकुलेट नहीं हुआ। इस पर था तो ये यहां पर कंसंट्रेट है, तो यहां से तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 है। और Q डैश के लिए भी कितनी है, 3 है। और ये यहाँ पर कंसंट्रेट है तो यहाँ से की डिस्टेंस कितनी है, ये आपके पास 4 हो गया। ठीक है बेटा, तो हमने कैलकुलेट कर दिया। आपसे बोला है कि VC 0 है, क्यों है, क्योंकि उसको अर्थ कर दिया गया। तो K कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q अपॉन में 3 और प्लस में Q डैश अपॉन में 3 और माइनस में Q अपॉन 4, ये आपके पास आया। तो ये कितना है, ये आपके पास आया Q डैश अपॉन में 3 इक्वल टू Q/4 और माइनस Q/3, तो ये कितना आ जाएगा, Q/12। तो 3 4 जा 12, तो Q डैश की वैल्यू कितनी है, ये Q/4 आई है। क्या ये बेटा, Q/4, यानी कि यहाँ पर Q डैश की वैल्यू कितनी है, Q डैश की वैल्यू है Q/4। कितनी है बेटा, Q डैश की वैल्यू Q/4। अब पोटेंशियल किसके बीच निकालना, A और C के। तो आप जानते हैं C पर तो पोटेंशियल क्या 0 है, C पर तो पोटेंशियल क्या 0, तो A पर निकाल लीजिए। तो A पर जो पोटेंशियल आएगा, अब आप देखिए A पर कोई चार्ज नहीं है तो A पर जो पोटेंशियल आएगा वो इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। तो चार्ज यहां पर है, ये कितनी दूरी पर है, 2A पर। तो लिख दीजिए KQ अपॉन में 2A प्लस ये कितनी दूरी पर है, ये बेटा Q डैश की वैल्यू किसमें आई है, इसमें देख लेते हैं। Q डैश की वैल्यू Q डैश बाई 3, तो Q/4 और माइनस Q/3, तो ये बेटा माइनस में आएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस में आएगा। ध्यान रखिए अर्थिंग से जो चार्ज आएगा वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो KQ अपॉन 2 है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल निकल गया A पर। अब इसकी वजह से निकालो तो ये कितना आएगा, माइनस KQ/4 और डिस्टेंस कितनी है, इंटू 3A और प्लस अब बचा ये वाला, तो ये भी माइनस ही आ जाएगा। तो आएगा माइनस KQ अपॉन में कितना आएगा, 4A। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जो VA की वैल्यू आती है वो आती है KQ अपॉन में 2A, तो कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कितना बचा यहाँ पर, 1/6 और माइनस में कितना बचा यहाँ पर, 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो VA बराबर कितना आ जाएगा, VA मेरे पास आएगा KQ अपॉन में 2A और इंटू में कितना है 6 और ये कितना है 6 माइनस 1 माइनस 3। तो ये आपके पास आया। ये कितना बचा, ये 3 और 1 4 और 6, यानी कि ये कितना बचा KQ अपॉन में कितना 2A और इंटू कितना बचा 2 अपॉन में 6। तो 2 से 2 कट गया, तो कितना है KQ अपॉन में 6A। ये आपके पास आया। अब आप देखिए
पोटेंशियल किसके बीच बताना है, VA माइनस VC। तो देख लीजिए VA माइनस VC, तो VA की वैल्यू कितनी है, VA की वैल्यू है KQ बाई 6A और माइनस VC की वैल्यू क्या है 0। तो आंसर कितना आया KQ अपॉन 6A। ये आपके पास आंसर आ गया और यही हमारे पास आंसर था। ठीक है बेटा, तो अच्छे से देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया है, और नहीं समझ आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ध्यान रखना, चार्ज जहां पर रखा होगा डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ही मेजर करनी है। ओके, चलिए, तो ये था आपके पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन KQ बाई 6A। अच्छा बेटा, अब यहां पर एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस कर सकता है। ये तो हो गया पोटेंशियल, क्या हो गया यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये डिस्कस कर सकता है, आप ये बताइए कि इन चारों कंसेंट्रिक सेल्स जो लिखे हुए हैं, ये इन चारों सरफेस के इनर एंड आउटर, जैसे ये A है, अगर ये A है तो A का इनर और A का आउटर, B का इनर और B का आउटर, C का इनर और C का आउटर, D का इनर और D का आउटर, तो इनर और आउटर पर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसी क्वेश्चन में कंप्लीट कर देता हूं मैं डायग्राम दोबारा बनाकर। बस ये याद रखना क्यू डैश कैसे कैलकुलेट किया था और क्यू डैश की वैल्यू क्या आई थी। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है बेटा, आप जानते हैं चार थे, 1 2 3 4, और ये क्या था, अर्थ था। यहां पर चार्ज कितना, इसका रेडियस कितना था A, इसका रेडियस 2A, इसका रेडियस 3A और इसका रेडियस 4A। और आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो चार्ज की वैल्यू थी वो थी प्लस Q, और यहां पर चार्ज की वैल्यू थी Q डैश, जो कितनी आई थी माइनस Q बाई 4, और यहां पर कितनी थी माइनस Q। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपको बताना है इन सबके इनर एंड आउटर सरफेस पर चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करता हूं A की, और मैं लिख देता हूं इनर, ऐसे लिख देता हूं, इनर सरफेस और आउटर सरफेस। क्या लिख देता हूं, इनर सरफेस और आउटर सरफेस, और यहां लिख देता हूं कौन कौन। तो अगर मैं A सरफेस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, A की, तो A के देखो, ना तो यहां चार्ज है ना यहां चार्ज है, तो इसका मतलब इनर सरफेस पर भी 0 और आउटर सरफेस पर भी 0। ये ध्यान रखना, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, B की, किसकी बात करता हूं बेटा, B की, तो B के देखो, तो B के इनर सरफेस पर, इनर यहां पर कुछ चार्ज नहीं है, तो इनर सरफेस पर कितना है 0 और आउटर सरफेस पर कितना है प्लस Q। ठीक है, अब आते हैं, आपने इंडक्शन तो पढ़ा होगा, ध्यान रखना, प्लस की वजह से यहां इंड्यूस कितना हो जाएगा, प्लस की वजह से यहां जो इंड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस Q, और माइनस Q की वजह से यहां क्या आ जाएगा प्लस Q, इंडक्शन बोलते हैं, आपको पता है, और प्लस की वजह से यहां क्या आ जाएगा माइनस Q। ठीक है ना, ये एक काम कर लेते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ये प्लस Q आया, दोबारा देख लेना, प्लस की वजह से कितना आया माइनस Q, और यहां पर कितना आया प्लस Q। ठीक है, अब दोबारा इंड्यूस करेंगे। देखिए, अगर आप देखो तो इसके इनर सरफेस पर 0 था, इसके आउटर सरफेस पर प्लस Q है। C के इनर सरफेस पर कितना है, अगर मैं C की बात करता हूं तो C के इनर सरफेस पर माइनस Q है, ये रहा माइनस Q, और आउटर सरफेस पर कितना है, आउटर सरफेस पर है प्लस Q, कितना बेटा प्लस Q, लेकिन साथ में ये भी है, तो मैं लिखूंगा प्लस Q माइनस Q बाई 4, तो कितना है बेटा, ये है 3Q बाई 4, कितना है 3Q बाई 4। अब ये देखिए, यहां पर जो आया है आउटर सरफेस पर, ये C के आउटर सरफेस पर जो चार्ज आया वो इन दोनों को मिलाकर आया है, और इन दोनों को जो मिलाकर आया वो आया 3Q बाई 4, और यहां पे कितना आ जाएगा माइनस 3Q बाई 4, कितना आ जाएगा माइनस 3Q बाई 4, और यहां पर कितना आ जाएगा प्लस 3Q बाई 4। अब ऑलरेडी पहले से ही कितना था माइनस Q, तो इन दोनों को आपस में मिलाइए, तो यहां पर D पर जो सरफेस पर चार्ज आएगा, D के इनर सरफेस पर कितना आएगा 3Q बाई 4, जबकि आउटर सरफेस पर कितना आएगा, दोनों को मिलाकर कितना, यह आएगा माइनस Q और प्लस 3Q बाई 4, तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि माइनस Q बाई 4, कितना आएगा माइनस Q बाई 4। तो ये चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट होगी कहां पर, इनर और आउटर पर। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है,
ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज होना बिल्कुल फिक्स है कि कंफ्यूज होगा थोड़ा सा, लेकिन कंफ्यूजन दूर कैसे करोगे? कंफ्यूजन दूर करोगे आप मुझे कॉल करके, अगर कंफ्यूज हो तो तभी कॉल करना। तो ये आपके पास अब छोटा सा एक पॉइंट बनाए, तो ये 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3। ये काम करते दोबारा बना देता हूं कि अगर मैं यहां बनाना चाहूं तो यहां पे कितने आएंगे? 1 2 3 और 1 4। अब वो कैसे कैसा है देखिए, यहां पर कितना है? 0, यहां पर कितना है? 0, यहां पर कितना है? 0, यहां पर कितना है? प्लस क्यू, यहां पर कितना है? माइनस क्यू, और यहां पर कितना है? यहां पर आया आपके पास सी के आउटर सरफेस पे कितना है? 3q/4, ठीक है। जबकि यहाँ कितना है? -3q/4, और यहाँ पर कितना है? -q/4। ये आपके पास चार्जेस की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ठीक है बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छे से डिस्कस कीजिएगा अपने मन में, अपने दिमाग से, अपने आप को बार बार इसको लिखकर, और देखिए मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक आधी क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, बस आप करने वाले। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन बोला गया है आपसे क्वेश्चन बेटा क्या बोला गया है कि 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल है, 1 2 और 3, ठीक है। 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सर्कल्स है, और आपसे बोला गया है कि 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल A B C, और आपसे बोला गया है कि रेडियस कितनी है? R, एक की रेडियस कितनी है? 2R, और एक की रेडियस कितनी है? 3R। और आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि एक पर A और C पर जो चार्ज है वो Q है। A पर चार्ज कितना है? Q, और C पर चार्ज कितना है? 2Q, ठीक है बेटा। और आपसे पूछा गया फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन ऑल द सरफेसेस, डायग्राम दे रखा है। ये इसमें अर्थ किया हुआ है, क्या किया हुआ है? अर्थ, ठीक है बेटा। तो अब फिर वही वाला क्वेश्चन, अब की बार इन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन ऑल द सरफेसेस ऑफ ABC। तो मैं लिख दूं चार्ज ऑन ऑल द सरफेसेस, ठीक है। आंसर जो आपके पास दे रखे वो मैं अभी लिख दूं, तो ये चलिए अब देख ही लेंगे, मैच कर लेंगे बाद में। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो आप ये देखिए अर्थ कौन सा, अर्थ कौन सा आपके पास? बी अर्थ है। और ये अच्छा है कि यहाँ पर जो 3 ही कंसेंट्रिक स्फीयर है, और मैंने आपको बताया जिसको अर्थ किया है वहां पर चार्ज क्या मान लीजिए? Q डैश। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने Q डैश, और उसी पर क्या निकालना? पोटेंशियल। तो मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन में बेटा, ध्यान दे देखना, पोटेंशियल एट बी, तो बी पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से। यहां पे चार्ज है, तो यहां से कितनी दूरी है? ये है 2R, तो KQ/2R। अब Q डैश की वजह से भी कितना होगा? KQ'/2R, और प्लस बाहर वाले की वजह से कितना होगा? डिस्टेंस कितनी है यहां से, ये सेंटर से डिस्टेंस देखनी कितनी है? ये है आपके पास 2Q, सॉरी डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 3R। तो लिख दूंगा K×2Q/3R। और इसको क्या कर दीजिए? 0 0 क्यों कर दिया? क्योंकि वो अर्थ है, तो B को 0 कर दिया, तो क्या बचा? Q/2 और प्लस Q'/2 और प्लस 2/3Q। इसको सॉल्व करें तो Q'/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? -Q/2 और प्लस 2Q/3 माइनस। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 6, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3 और 2 4, यानी कि 3 और 4 -7Q, ठीक है। 2 3 जो क्या कर दीजिए? 6। तो Q डैश की वैल्यू जो आई है वो आई है -7Q/3। कितनी आई है? -7Q/3। तो ये आपके पास आई है चार्ज की वैल्यू किस पर?
ये आई है आपके पास बी पर। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना चार्ज। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, हम इस पे इंड्यूस कर देते हैं। इंड्यूस कैसे, देखिए इंडक्शन हमेशा कभी इनर की तरफ नहीं होता, ये याद रखना। तो ये कितना है क्यू और ये कितना है इंडक्शन से माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, ओके। या एक काम कीजिए, पहले हम इसको कर लेते हैं ऐसे कि यहाँ पे कितना है क्यू है, तो मैं यहाँ उसी तरीके से लिख देता है इनर एंड आउटर। ठीक है, तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, ये समझ आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा कैसे डायग्राम बना देता हूँ। वो डायग्राम देखिए कैसे बेटा, अगर आपको ऐसा बना दिया तो देखिए यहां पर कितना था क्यू, यहां पर कितना आ जाएगा माइनस क्यू, और यहां पर कितना आ जाएगा प्लस क्यू, और यहां पर ऑलरेडी कितना था, यहां पर क्यू डैश पहले था तो क्यू डैश की वैल्यू ये थी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके। तो सबसे पहले क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूं ए बी सी, और यहां लिख देता हूं इनर, और यहां लिख देता हूं आउटर सरफेस। ठीक है ना, ये इनर सरफेस और आउटर। तो ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान से आराम से देखिए कि यहां पर ए के इनर पर तो कुछ नहीं है, तो ए के इनर पर 0। ठीक है बेटा, ए के आउटर पे कितना है, ए के आउटर पर है क्यू, बी के इनर पे कितना है माइनस क्यू, बी के आउटर पे कितना है, ये दोनों है, दोनों मिलाकर तो क्यू डैश और प्लस क्यू। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू डैश की वैल्यू ये रही, तो माइनस क्यू बाई 3 और प्लस क्यू, तो कितना आ जाएगा ये -4 क्यू बाई 3। अब आइए सी पर, सी के इनर सरफेस पे कितना आएगा, अगर मैं इनर सरफेस की बात करूं तो ये -4 क्यू बाई 3 है, दोनों का मिलकर यहाँ कितना आया, दोनों का मिलकर आया यहाँ पर -4 क्यू बाई 3। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा +4 क्यू बाई 3। ठीक है, और जबकि आउटर में कितना आएगा -4 क्यू बाई 3। लेकिन यहाँ पर सी में आउटर पे पहले से ही कितना है +2 क्यू, तो +2 क्यू भी ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब सी के इनर पॉइंट पे कितना है, सी के इनर पॉइंट पर आएगा 4 क्यू बाई 3, और जबकि आउटर पे कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर दे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 क्यू और -4 क्यू बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 2 6, तो कितना आ जाएगा 2 क्यू बाई 3। अब मैं आपको आंसर देखता हूं कि आंसर सही है गलत है। तो देखिए यहां पर आंसर में क्या लिखा हुआ है, ए के इनर सरफेस पर 0, ए के इनर सरफेस पर 0 है, बी के इनर सरफेस पर -क्यू बिल्कुल करेक्ट है, सी के इनर सरफेस पर 4 क्यू बाई 3 ये भी करेक्ट है, यानी ये इनर सरफेस वाले करेक्ट है। अब आ जाइए दूसरे वाले, ए के आउटर पर, ए के आउटर पर दे रखा उन्होंने क्यू बिल्कुल करेक्ट है, बी के आउटर पर दे रखा है -4 क्यू बाई 3 बिल्कुल करेक्ट है, और सी के आउटर पर दे रखा 2 क्यू बाई 3, तो ये भी क्या है करेक्ट है। तो हमारे सारे आंसर क्या आए हैं, करेक्ट आए हैं। अब आपको ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए, और नहीं समझ आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बाकी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन दूंगा ही। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं अपने अलग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में। ये हमने काम किया था कंडक्टिंग कंसेंट्रिक सेल्स पर। अब बात करते हैं किसकी बेटा, अब नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर जिनका सेंटर एक ही था, मतलब कंसेंट्रिक। लेकिन अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटल प्लेट्स, यानी कंडक्टिंग। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे यूज आएगा, क्योंकि कैपेसिटर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं, जिनको अर्थिंग में आपको बता चुका हूं। तो अब ये दूसरा टॉपिक है कि मेटल प्लेट्स पर कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है,
क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम वहां पहुंचने से पहले ये डिफाइन कर लें या ये समझ लें कि चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बेटा अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई मेटल प्लेट्स है, ये एक मेटल प्लेट है, और अगर इस मेटल प्लेट की बात करें तो आप जानते हैं मेटल प्लेट के अंदर यानी पी पॉइंट पर तो मैं लिखूंगा ये ईपी क्या होगा, 0 है, बिकॉज मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड inside the metal plate is 0, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, और ये कितना आपको पता है। मेटल प्लेट के लिए हमने इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था गॉस थ्योरम की हेल्प से, वो कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है बेटा। अगर 3D में जाओगे तो कुछ ही ऐसे बनती है प्लेट, ठीक है। 3D में जाएंगे तो कुछ ऐसे प्लेट ही एक तरीके से दिखाई देगी। ओके, ये प्लस 4, ओके, सरफेस पे स्प्रेड हुआ है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ, और ये क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L/B, ठीक है बेटा। तो अब अगर मैं इस प्लेट की बात करता हूं, और अगर प्लेट पे मैं बोलता हूं कि प्लेट पे मैंने चार्ज क्यों दिया, प्लेट पे क्या दिया, चार्ज क्यों यहां पर। तो इस प्लेट के 2 सरफेस है, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, यानी ये सरफेस कितना है, 1 है, बोल सकता हूँ यहाँ सरफेस कितना है, 1, और ये सरफेस कितना है, 2। तो इन दोनों सरफेसेस पर जो चार्ज हो जाएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर +Q/2 आ जाएगा और इधर भी +Q/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी प्लेट को, मेटल प्लेट को चार्ज यहाँ पे देंगे तो वो दोनों सरफेसेस यानी 1 और 2 पर, ये वाला कौन सा सरफेस है, लेफ्ट सरफेस है, और ये कौन सा सरफेस है, राइट सरफेस है, तो दोनों पर आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इस मेटल प्लेट को, ये जो मेटल प्लेट है जो आपने इसको चार्ज दिया है क्यों, तो ये +Q/2 और ये +Q/2 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर मैं इसको क्या कर दूं, अर्थ कर दूं, क्या कर दूं बेटा, इसको अर्थ, और यहाँ स्विच अभी ओपन रखता हूं, ठीक है। यहाँ स्विच क्या है, यहाँ स्विच अभी ओपन है। अगर यहाँ स्विच बेटा अगर ओपन है तो आप देखिए कि इस पर जो चार्ज है वो क्यों ही रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल भी होगा, क्या होगा यहाँ पर, तो इस केस में पोटेंशियल 0 नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर मैं इस प्लेट को क्या करूं, अर्थिंग कर दूं, यानी ये जो स्विच था इस स्विच को क्लोज कर दूं, यानी क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, स्विच क्या कर दिया, क्लोज। अगर मैंने ये स्विच को बेटा क्लोज कर दिया तो स्विच क्लोज करने से क्या होगा, जितना भी प्लस चार्ज था वो सारा अर्थ में चला गया, किस में चला गया, अर्थ में। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, इसका पोटेंशियल 0 हो गया, इसका पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक है। और ये याद रखना है, कंडक्टर के अंदर इनसाइड, यानी कि इनसाइड द कंडक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, और बाहर की तरफ मैंने लिख दिया वो ये होता है। ये मैं गॉस थ्योरम में आपको एक बार बता चुका हूं कि मेटल प्लेट में, ठीक है ना, 2 बताए थे, एक तो कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग में मैंने आपको बताया था E = कितना होता है, σ/2ε0 फ्लक्स से, जबकि कंडक्टिंग में क्या बताया था, σ/ε0, ठीक है बेटा। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, ये एक प्लेट के बारे में बताया कि एक प्लेट को आपने अर्थिंग से भी स्विच ओपन रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो पोटेंशियल 0 नहीं होगा। लेकिन जैसे इसको क्या कर दो, स्विच को क्लोज कर दोगे, तो स्विच को क्लोज करने पे क्या होगा, पोटेंशियल इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए प्लेट 2 हो, प्लेट लाइक ऐसे, ठीक है, ये एक प्लेट थी। अगर मान लीजिए आपके पास 2 प्लेट ऐसे हो जाए, ये एक आपके पास प्लेट हो गई और ये एक आपके पास प्लेट हो गई, ठीक है बेटा।
और मान लीजिए दूसरी प्लेट को मैंने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ओके, ऐसे, और ये भी स्विच क्या है बेटा, ओपन है, स्विच क्या बेटा, ओपन, ठीक है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्यू चार्ज दिया, या सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पर क्यू चार्ज दिया, ओके। अगर क्यू चार्ज दिया तो ये क्या होगा, यहाँ पर इंडक्शन से माइनस आ जाएगा, इंडक्शन से क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि आप जानते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए कि हम इस प्रोसेस को कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है और ज़्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसके यहाँ पर चार्ज देता हूँ क्यू, तो इसके इनर सरफेस पे कितना हो जाएगा, Q/2, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, प्लस Q/2, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, इस वाले फेस पर भी, इस वाले फेस पर भी। अब यहाँ माइनस आ जाएगा इंडक्शन से, तो ये आ जाएगा -Q2, और ये क्या हो जाएगा, +Q2। इंडक्शन आपको पता है क्या होता है, इंडक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी बॉडी अपने अपोजिट चार्ज को क्रिएट करती है, तो ये +Q और ये -Q/2, ठीक है बेटा। तो अगर आप देखें तो अभी यहाँ पर नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज क्या है, 0, ठीक है, और यहाँ पर +Q और यहाँ पर क्या, -Q। तो अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, कहाँ पर, इस पॉइंट पर, क्योंकि आपको पता है मेटल के अंदर निकालूंगा यहाँ पर या यहाँ पर, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों प्लेटों के बीच में निकालूंगा, और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ, d, तो दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो यहाँ होगी, प्लस की वजह से हमेशा कहाँ होती है, आउटवर्ड, और माइनस की वजह से इस पॉइंट पर कहाँ होगी, ऐसे होगी। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं क्या, E2। तो जो E1 आएगा, E1 कितना आएगा बेटा, E1 आएगा Q/2ε0A, दोनों का एरिया सेम है। फिर E2 कितना आएगा, E2 जो आएगा वो भी कितना आएगा, E2 आएगा आपके पास कितना बेटा, Q/2ε0A, ठीक है, ये आएगा आपके पास। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, E = E1 + E2। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि यहाँ पर नेट चार्ज 0 है, क्या है यहाँ पर, नेट चार्ज 0, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं +Q मैं इस पॉइंट पर कैलकुलेट करूंगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो दोनों पॉइंट है यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करा, ठीक है। तो ये E1 आया और ये क्या आ गया बेटा, E2, ओके। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये E1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, E2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ओके। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट कर दिया है। तो बहुत आराम से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे फाइंड आउट किया, और अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, E = E1 + E2। तो इसका मतलब E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है ये Q/2ε0A और प्लस में Q/2ε0A। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है, Q/2ε0A। आप इसको बोल सकते हो, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट बिफोर अर्थिंग, बिफोर अर्थिंग यानी अर्थिंग से पहले का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर मैं ये बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर अर्थिंग है, यानी मैंने स्विच क्या किया हुआ, ओपन। अब दूसरी कंडीशन लेता हूं, अब स्विच को क्या कर देता हूं, तो अगर मैं दोनों प्लेट ऐसे लेता हूं, ये प्लेट और ये प्लेट, कंडीशन 2, यानी इसी को यहां पर, अब यहां पर क्या कर देता हूं, अर्थ कर देता हूं, यानी स्विच क्या करते हैं, यहां पर स्विच को क्या कर दिया, यहाँ स्विच क्लोज कर दिया। अगर बेटा है स्विच क्लोज कर दिया तो इसका मतलब ये मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया। अगर यहाँ स्विच क्लोज हो गया तो अब क्या होगा, स्विच क्लोज होने से बेटा ये होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज आएगा, और ये जितना भी प्लस चार्ज था ये वाला, ये प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, और अर्थ से और भी नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मोर नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोर नेगेटिव। तो फाइनली क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो जब ज्यादा नेगेटिव होगा तो ज्यादा नेगेटिव क्या करेगा, इस सारे चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और वो इसको ऐसे कर देगा कि यहाँ पर सारा चार्ज इनर सरफेस पर आ जाएगा, प्लस 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 प्लस, और वो कितना Q, और जबकि यहाँ पर क्या बन जाएगा -Q,
क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस क्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 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 माइनस। क्यों? जैसे ही अर्थ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये मोर नेगेटिव हो जाएगा, और ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, ये सारे जो यहाँ का प्लस चार्ज है उसको इधर ले आएगा इनर सरफेस पर। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ होगा इधर, इसकी वजह से तो ये होगा E1, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, ये क्या होगा E2। तो अब देखो E1 कितना होगा, अब चार्ज Q है ना कि यहाँ चार्ज Q/2 था, यहाँ चार्ज कितना Q, तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी Q/ε0A, और यहाँ कितनी आएगी E2 की वैल्यू, वो भी इतनी आएगी Q/ε0A। ठीक है बेटा, ये आएगी। तो ये आपके पास E1 आया और ये क्या है E2। अब क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 में जो वैल्यू आएगी, E की वैल्यू आएगी Q/2ε0A, क्या आएगी ये आ जाएगी ये आ जाएगी Q/ε0A, Q/ε0A, तो कितना आ जाएगा 2Q/ε0A, ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो आप ये ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये क्या था, ये आफ्टर अर्थिंग था। क्या था, ये आफ्टर अर्थिंग। अगर ये आफ्टर अर्थिंग है और ये क्या आपके पास बिफोर अर्थिंग है, तो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं इनिशियल। क्या नाम दे देते हैं, इनिशियल। जब इसको नाम क्या दे देते हैं, फाइनल। क्या दे देते हैं, फाइनल। तो अगर आप दोनों केसेस में जाएंगे, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इनिशियल तो कितना, इनिशियल है आपके पास कितना Q/ε0A, जबकि EF कितना, फाइनल कितना है Q/2ε0A। दोनों को डिवाइड करा, तो अगर डिवाइड करें तो EI और अपॉन में EF जो आएगा वो आपके पास आएगा 2। तो इसका मतलब जो आपके पास फाइनल की जो वैल्यू आई है वो, या इनिशियल की जो वैल्यू आई है, मैं लिख सकता हूं E इनिशियल जो आपके पास आया है वो आया आपके पास EF × 2। ठीक है बेटा, एक बार और देख लेते हैं। मैंने सॉरी बेटा, ये यहाँ आएगा 2, तो इसका मतलब ये आएगा आपके पास क्या 1/2, और ये कितना आ जाएगा E इनिशियल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास क्या EF/2। तो मतलब देखिए अर्थिंग कंडीशन, देखिए कंडीशन क्या है। अगर मैं अर्थिंग से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, अर्थिंग से पहले यानी कि इस केस में, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइनल का आधा आता है। फाइनल का क्या आता है, आधा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से देख लीजिए। ये बिफोर अर्थिंग है और ये आफ्टर अर्थिंग है। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं। तो ये आपके पास हो गया जब दो प्लेट का बीच का सेपरेशन D हो। लेकिन बेटा अभी तो मैंने आपको बताया एक प्लेट का, अब आपको मैं ऐसा ही बता सकता, हो सकता प्लेट 3 हो। तो अब मैं आपको बार बार ये सिचुएशन बता रहा हूं। पहले प्लेट की कंडीशन क्या थी, दूसरे प्लेट की कंडीशन क्या थी, तीसरे प्लेट की कंडीशन क्या थी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था, अब 3 प्लेट के लिए बताता हूं। देखिए कैसे, मान लीजिए बेटा आपके पास क्या 3 प्लेट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास 3 प्लेट है, 1, 2 और 3। ओके, क्या होता है कि 2 प्लेट के केस में आसान होता है, लेकिन अगर मान लीजिए 3 प्लेट है और 3 प्लेट्स में आपको मान लीजिए ये बोल दिया जाता है कि तीनों पर जो चार्ज की वैल्यू है वो कुछ ना कुछ है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे मैं एक क्वेश्चन के तौर पे इसको समझाऊं। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है और लिखा हुआ है 3 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट। लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, तो इस पर भी उन्होंने चार्ज क्यों दिया हुआ है, इस पर माइनस क्यों दिया हुआ है, और इस पर उन्होंने प्लस क्यों दिया हुआ है। तीनों पर चार्ज दिया हुआ है। 2 वाला तो बड़ा आसान था। और यहाँ इन्होंने बोला है कि इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 2D, जबकि इसके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, D है। ठीक है बेटा, अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है, मैं आपको बताऊं, उन्होंने बोला है कि 3 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर केप्ट क्लोज टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। उन्होंने बोल दिया नाउ ऑल द 3 प्लेट्स ABC। प्लेट कौन सी, ये A है, ये प्लेट B है और ये प्लेट C है। प्लेट ABC आर कनेक्टेड बाय ये थिन वायर, यानी कि इसको कनेक्ट कर दिया गया किससे, थिन वायर से, आपस में से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद उन्होंने बोला है कि फाइंड द चार्ज ऑन लेफ्ट सरफेस ऑफ प्लेट A। लिख देता हूं मैं, फाइंड चार्ज ऑन लेफ्ट सरफेस
लेफ्ट सरफेस ऑफ प्लेट ए, ये यानी कि यहां बताना है। तो बेटा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से जो जो मैं स्टेप बताऊंगा उनको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसा मैं मेथड यूज करूंगा उसी को फॉलो करके चलना है। तो देखिए बेटा, मैं ये मान लेता हूं कि सपोज यहां पर अभी ये, क्योंकि यहाँ अर्थिंग वर्थिंग तो है नहीं, यहाँ पे तो केवल क्या वायर से कनेक्ट किया है, अर्थिंग वाला केस मैं आपको बता चुका हूं। तो मान लीजिए कि यहां पर जो क्यू डैश चार्ज है कितना है, इस तरीके से लेट कर लिया। और हमेशा याद रखना कि चार्ज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि प्लेट्स पर जो चार्ज की वैल्यू वो नेट वही होनी चाहिए जो पहले थी। तो देखिए अभी यहां पर चार्ज कितना, कैपिटल क्यू, कितना बेटा, कैपिटल क्यू। तो मैं ये लेट कर लेता हूं, यहां पर चार्ज कितना आया, क्यू डैश। तो यहां पे कितना आएगा, यहां पर आएगा क्यू माइनस क्यू डैश। ओके, अब इंडक्शन से क्या होगा, यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू डैश, कितना आ जाएगा, इंडक्शन तो होगा ही। अब माइनस क्यू में से ये माइनस कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा इधर, क्यू डैश माइनस क्यू आ जाएगा। अब यह इंडक्शन से इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो वो आ जाएगा क्यू माइनस के क्यू डैश। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू डैश। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, जब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो सबसे पहले आप देखिए, अगर वो इनर चार्ज की बात नहीं करता है, इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से कर सकता हूं। यहां पे पूछा है इस वाली प्लेट पर चार्ज बताना है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर वो इस वाले चार्ज की या इस वाले चार्ज की बात करता है तो कैलकुलेट करते वक्त आप यहां एक पॉइंट लेट कर लीजिए पी इनसाइड द कंडक्टर। तो मैं लिख लेता हूं लेट ए पॉइंट पी inside the conductor inside the metal plate C। और ऐसा कोई जरूरी नहीं सी माने, आप यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो देखिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से समझना। अब मैं हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। अब आप देखिए, मुझे पता है कि ये प्लस है और ये माइनस है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड, यानी ये होगा ई क्यू की वजह से, और इसकी वजह से कितना होगा, इधर होगा क्योंकि माइनस है। तो अब आप ध्यान से देखिए, जितना इसकी वजह से इधर होगा उतना इसकी वजह से इधर होगा। तो याद रखिए, अंदर वाले चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आएगा, 0। तो इन दोनों का भी 0 हो जाएगा, इन दोनों का भी 0 हो जाएगा, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। किनके, इनके और इनके। तो केवल आपको दो चार्ज बचेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इधर है चार्ज और पॉइंट इधर है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। इसकी वजह से कहाँ होगा, इसकी वजह से ये पॉइंट इधर होगा, क्योंकि इसके लिए ये आउटर पॉइंट है। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू डैश और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और वैसे भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। और इसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों के भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इन दोनों के भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए बराबर में क्या हो सकता है, क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यह आया क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू माइनस क्यू डैश। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर क्यू डैश की वैल्यू आई Q/2, कितनी आई, Q/2। तो अब आप देखिए क्यू डैश की वैल्यू Q/2 आई है, तो इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, बहुत आसानी से हो सकता है। यहां पर जो चार्ज की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, अगर आउटर चार्ज निकालना हो तो तब ऐसा यूज करते हैं। तो यहां पर जो आउटर चार्ज की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, मैं लिख देता हूं, चार्ज ऑन लेफ्ट सरफेस ऑफ ए, लेफ्ट सरफेस ऑफ ए। तो लिखेंगे Q माइनस क्यू डैश, तो कितना आएगा,
क्यू की वैल्यू कितनी है क्यू, और क्यू डैश की वैल्यू कितनी है Q/2, तो आंसर कितना आया Q/2 आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा Q/2 आंसर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें सबसे आउटर सरफेस पे चार्ज को कैलकुलेट करना था और जबकि प्लेट के बीच का सेपरेशन अलग अलग था। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जहां पर आपको सभी सरफेसेस पर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे सर ये पहली प्लेट, ये आपके पास दूसरी प्लेट, ठीक है, और ये आपके पास तीसरी प्लेट। तीनों प्लेट का एरिया सेम है, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, तो ये मुझे याद है कि कैसे दिया गया है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि क्वेश्चन में कि दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट है। कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि इनका पोटेंशियल सेम होगा। कनेक्शन का मीनिंग ये होता है। तो बेटा अगर बात करते हैं प्लेट ए, प्लेट बी और प्लेट सी की, तो आप देखिए दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है ए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बी है, प्लेटों के बीच का। मान लीजिए यहां पर जो चार्ज है वो कितना है कैपिटल क्यू, ओके। और आपसे पूछा है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जितने भी फेसिस हैं उन सब पर चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर मैं चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। क्या पहला पॉइंट कि आपको याद होना चाहिए कि यहां पर जो प्लेट का क्रॉस सेक्शन है वो सबका सेम है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर आप कभी 1 की और 6, जैसे ये सबसे आउटर है, ये भी सबसे आउटर है और ये भी सबसे आउटर का सरफेस है, तो इसका मतलब यहां पर आप हमेशा चार्ज मान के क्या चले, सेम चार्ज मानकर चले। तो जैसे मान लीजिए ये चार्ज कितना है Q2, तो यहां पे क्या मान के चले Q2। और अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है कि नहीं सर हमें Q2 कैसे पता लगेगा कि दोनों सेम होंगे, तो मत मानिए, आप यहाँ पे Q2 मान लीजिए और यहाँ पे Q3 मान लीजिए। जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, ये Q2, ये Q3 और यहाँ पर कितना है Q, तो मैं ये मान लेता हूँ ये कितना है Q डैश, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा Q माइनस Q डैश, जबकि यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा इसका जस्ट अपोजिट, वो आएगा Q, लिख देता हूं मैं, माइनस में Q माइनस Q डैश। यहां पर कितना आएगा Q डैश, तो यहां पर कितना आएगा माइनस Q डैश, ओके। तो अगर आपको सबसे आउटर मोस्ट पर चार्ज निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करते, सबसे पहले वो सुनिए। तो सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं कहा निकालूंगा Q2 और Q3 को। तो आप जानते हैं कि जितना भी मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है उन सब का समीशन नेट चार्ज के बराबर होता है। लिखेंगे बिकॉज चार्ज ऑलवेज कंजर्व, क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि जितना था उतना रहता है। तो सारे चार्जेस का सम क्या होना चाहिए, कैपिटल Q के बराबर, क्योंकि इन दोनों पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो मैं लिखूंगा Q2 प्लस Q3 प्लस Q डैश माइनस Q डैश प्लस Q माइनस Q डैश माइनस Q माइनस Q डैश और बराबर में कैपिटल Q। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, Q2 प्लस Q3 बराबर में Q। ये इक्वेशन 1 आ गई। क्या आ गया बेटा, ये इक्वेशन 1, ओके। अब अगर बात करते हैं आउटर पॉइंट की, तो ध्यान रखिए यहां पर एक पॉइंट P कंसिडर कर लीजिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और P पॉइंट कहां पर है, P पॉइंट जो है वो मेटल प्लेट के अंदर है। अगर P पॉइंट मेटल प्लेट के अंदर है तो इसका मतलब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो अब आप देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा माइनस Q की वजह से, तो माइनस Q की वजह से होगा इधर इस पॉइंट पर, और प्लस Q डैश की वजह से किधर होगा, इधर। तो दोबारा सुन लीजिए, P पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इधर, और Q डैश की वजह से कहां होगा, इधर। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि 180 डिग्री एंगल पर है और चार्ज भी दोनों पर सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब केवल डायरेक्ट Q3 से निकालू और डायरेक्ट Q2 का निकालू। तो Q3 की वजह से कहां होगा, इधर, तो मैं लिख देता, सॉरी Q2 की वजह से, तो ये हो गया EQ2, और Q3 की वजह से आ जाएगा इधर, तो ये कितना आ जाएगा, EQ3, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पर निकाल रहा हूं, तो लिख दूंगा मैं EP इक्वल्स टू कितना आएगा,
Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि राइट साइड में है तो इसलिए प्लस, और Q3 की वजह से लेफ्ट साइड में है तो माइनस Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, और ये क्या दे रखा 0, क्योंकि मेटल के अंदर है तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर Q2 किसके बराबर आ गया, Q3 के। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आया Q2 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q। तो यानी कि यहाँ पर Q2 की वैल्यू कितनी आई है, Q/2। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज हमेशा क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो आप क्या करो, क्वेश्चन करते वक्त पहले से ही सेम चार्ज लेट कर लीजिए। यहाँ पर अगर Q2 माने तो यहाँ भी Q2 मान लीजिए, तो इतना करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फिक्स कंडीशन है। अब बात आती है कहां पर, यहां पर 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, क्योंकि आपको पता लग गया Q2 कहां पड़ता है, यहां पर, और Q2 किसके बराबर है, Q3 के। तो पहले फेस पर और 6 फेस पर तो चार्ज आ गया है। अब कहां पर निकलना है, 2 पर, 3 पर, 4 पर और 5 पर। तो देखिए कैसे करेंगे, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए प्लेट कहां पर है, प्लेट आपकी ये दो है, तो ये प्लेट ऐसे हो गई और ये प्लेट ऐसे हो गई। ठीक है, यहां पर कितना चार्ज है, यहां पर आपके पास -Q डैश, और यहां पर कितना चार्ज है, ये है प्लस में Q डैश। ये ऐसे है, ये माइनस है और ये प्लस है, लेट कर लिया हमने। अब क्या कर लेते हैं, यहां पर कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जहां पर इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए कैसे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, प्लस की वजह से कहां होगा, सॉरी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इधर, ये होगा E1। इस माइनस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इधर ये होगा, ये क्या होगा E2। तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इन दोनों के बीच में। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना आएगा, इसकी वजह से कितना आएगा इधर, यानी कितना होता है Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐड हो जाएंगी, और प्लस Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। तो E की जो वैल्यू आई है वो आई है 2Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये किस किस के बीच आया, A और B के बीच में। किसके बीच में, A और, ये A था और ये क्या था, B। सिमिलरली किस किस के बीच आ सकता है, सिमिलरली आ सकता है किस किस के बीच में, B और C के। किसके बीच में आ सकता है बेटा, B और C। तो यहां पर कितना था, प्लस Q डैश, और यहां पर कितना था, -Q डैश। तो ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो प्लस की वजह से कहां होगा, इधर, और माइनस की वजह से भी कहां होगा, इधर ही। तो यहां पर जो EBC आएगा वो आएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A डैश, और प्लस में Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, ये आ जाएगा। तो दोनों को लिख देंगे तो EB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आया B और C के लिए। किसके लिए, B और C के लिए। तो अब आप देखिए EAB ये आ गया, EBC ये आ गया। ये मैंने कैलकुलेट क्यों किया, मैं इसको हटा देता हूं। ये इसलिए कैलकुलेट किया बेटा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों को वायर से कनेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं VA किसके बराबर है, VC के। तो मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं किसका, VAB का। VAB का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ED। क्या होता है, ED। और यहां पर लिख दूं EAB। तो EAB कितना है, ये रहा। तो मैं लिख सकता हूं 2Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A और इंटू D बोले तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, A। और VAB को क्या लिख सकता हूं, VAB को लिख सकता हूं बेटा VA माइनस VB। तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट किया। इसी तरीके से क्या लिख सकता हूं, VB माइनस VC। VB माइनस VC कितना आ जाएगा, EBC और इंटू D। EBC की वैल्यू कितनी है, EBC की वैल्यू ये है कितनी, 2Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A और इंटू D बोले तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, B है। और ये इक्वेशन आ गई 2। अगर मैं दोनों को सॉल्व करने जाऊं तो देखिए A किसके बराबर है, C के। तो A C से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 दोनों बराबर हो गए। तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना, इसको हटा देता हूं। दोनों बराबर हो गए तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A और इंटू A बराबर में कितना आ जाएगा, 2Q डैश B अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। ये दोनों कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये कितना है,
क्यू ए इक्वल टू क्यू डैश ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसका मतलब क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई, क्यू ए अपॉन में ए प्लस बी, ये आपके पास आया। ठीक है, तो ये किस सरफेस पर आया, ये आया आपके पास फोर्थ फेस पर। और फिफ्थ फेस पर क्या आ जाएगा, फिफ्थ फेस पर जो आएगा वो इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू ए और अपॉन में ए प्लस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे इन दोनों में कैलकुलेट कर लीजिए तो इन पर भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो हमारे पास सभी फेसेस पर क्या आ गया है, सभी फेसेस पर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ ए मेटल प्लेट्स। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पूछने के लिए कई बार आया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा है, तो इसलिए इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नहीं समझ आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।